आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत में सरकारी और खानगी स्कूलों के तुलबा के गरमाई तातीलात आज ख़त्म हो गए हैं और चारशंबा यानी 16 जून से नए तालीमी साल का आगाज़ होने वाला है। लेकिन हुकूमत की जानिब से शाम 7 बजे तक भी स्कूलों की कुशादगी से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिसके बायस तुलबा और सरपरस्तों के अलावा असातिज़ा में भी बेचैनी देखी गई। हुकूमत ने 27 अप्रैल से 31 मई तक गरमाई तातीलात दी थी और 1 जून को नए तालीमी साल के आगाज़ का ऐलान किया था। ताहम रियासत में मई के महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत को देखते हुए मई के अवाखिर में ही स्कूलों को दिए गए गरमाई तातीलात में 15 दिन की तोसी का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक 15 जून तक स्कूलों को गरमाई तातीलात थी। आज रात एक सर्कुलर जारी हुआ और इन तातीलात में 5 दिन का मजीद इजाफा किया गया, यानी अब नया तालीमी साल 21 जून से शुरू होगा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासाब टैंक डॉक्टर एन राजेश्वरी देवी ने कहा है कि पॉलिटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले पॉलीसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून है। देरीना फीस के साथ ख्वाहिशमंद तुलबा 20 जून तक भी दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। एक सहाफती बयान में डॉक्टर राजेश्वरी देवी ने कहा कि 10वीं जमात के बाद पॉलिटेक्निक के 3 साला कोर्स से नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल है। 10वीं जमात कामयाब तुलबा पॉलिटेक्निक के 3 साला डिप्लोमा एग्रीकल्चर, वेटनरी के अलावा दीगर मुख्तलिफ टेक्निकल ट्रेड्स में दाखिले ले सकते हैं। 3 साला कोर्स में 6 माह की इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी शामिल रहेगी। डिप्लोमा कोर्स की तकमील के बाद नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स की तकमील के बाद ई-सेट इम्तिहान के जरिए तुलबा बीटेक के दूसरे साल में दाखिला ले सकते हैं। तेलंगाना में आज रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में माली इमदाद की तकसीम के अमल का आगाज हुआ। आज पहले दिन रैतु बंधु स्कीम के तहत 16,95,516 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 95 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की इत्तला के मुताबिक सबसे ज़्यादा रकम नलगुंडा ज़िले के किसानों को दी गई है। इस ज़िले के 1,11,970 किसानों के बैंक अकाउंट में 36 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम अदा की गई और सबसे कम ज़िले आदिलाबाद में 9,628 किसानों के बैंक अकाउंट में 36,10,000 रुपए की रकम जमा कर दी गई। रियासत भर में आज पहले दिन 10,33,915 एकड़ अराजियात रखने वाले 16,95,000 किसानों में रकम जमा की गई। दूसरे दिन 23 लाख एकड़ रखने वाले 15 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,152 करोड़ रुपए की रकम जमा की जाएगी। रियासती हुकूमत ने यौमिया मजदूरी की अकल तरीन उजरत में इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मजदूरों की यौमिया उजरत 30 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये कर दी गई है। इसी तरह कंसोलिडेटेड पे वर्कर्स की तनख्वाह 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,400 रुपये कर दी गई है। पार्ट टाइम वर्कर्स की तनख्वाह 4,000 से इजाफा करते हुए 5,200 रुपये कर दी गई है। अहकामात में कहा गया है कि इजाफी उजरत और तनख्वाह जारिया साल जून से अमल में आएगी और जुलाई के महीने में इजाफी उजरतों को दिया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा है कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा है कि अंदरून एक हफ्ते इंटरमीडिएट के नतायज जारी किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से इंटर साले दुवम के तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी और जुलाई के वसत में इंटर साले अव्वल के ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मंसूबा है। उन्होंने खानगी जूनियर कॉलेजेस को इंतबाह दिया कि नए तालीमी साल के आगाज से कबल ही फीस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में कोरोना की शिद्दत में बतदरीज कमी के बाद नकले मकानी करने वाले मजदूर दोबारा तेलंगाना के दारुल हुकूमत को वापस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा जा रहा है। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर के सबब लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जिसके नतीजे में शहर से कई नकले मकानी करने वाले मजदूर और छोटा मोटा काम करने वाले अफराद अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो गए थे। उनमें ऐसे वर्कर्स भी शामिल हैं जो पड़ोसी रियासतों के हैं और शहर में फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी है, जिसका फायदा उठाते हुए ये नकले मकानी करने वाले मजदूर और छोटा कारोबार करने वाले दोबारा हैदराबाद वापस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम एक मरतबा फिर देखा जा रहा है। हैदराबाद से दूर दराज मकामात के लिए चलाए जाने वाली आरटीसी बस खिदमात से भी ये मजदूर इस्तेफादा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उन बसों में मुसाफिरीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है।
हैदराबाद में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की मौसम बरसात में सफाई के कामों की निगरानी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में उन कामों की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने आज बंजारा हिल्स इलाके के ड्रेन्स का मुआयना किया। गुज़िश्ता साल शहर में हुई तूफानी बारिश के नतीजे में बड़े पैमाने पर पानी घरों में दाखिल हो गया था। हुकूमत ऐसी सूरत हाल का आदा ना होने देने के लिए नालों की सफाई के कामों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो नालों की सफाई के कामों से मुतालिक मसाइल को वजीर मौसूफ के दफ्तर के नंबर 9848021665 पर इतला दे। साथ ही शहरी ड्रेन्स के मकाम के साथ साथ उनकी तस्वीर को भेज सकते हैं। ओहदेदारों ने यह बात बताई। ప్రతి పెద్ద వర్షం తర్వాత అక్కడి నుంచి వెహికల్ దించి క్లియర్ చేస్తాం. ఒకసారి మీరు ఏంటంటే మన కాంతాన్ని వేసి వాళ్ళ టీమ్ వచ్చేసి మేడం మీకు ఆ సెకండ్ బెడ్ కొట్టేస్తామని చెప్పండి. ఓకే కొడితే మీకు దాని నుంచి ఈజీ ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు జేసీ పెట్టి మొత్తం లాగేస్తాం. ఇప్పుడు ఇటాచి ఏడున్నది లోపల हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी बंजारा हिल्स में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इसे मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का नाम दिया गया। इसमें बतौर चीफ गेस्ट वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इनके अलावा मकामी एमएलए दानम नागेंद्र और मागंटी गोपीनाथ, अरकान असम्बली श्वेता मोहंती, कलेक्टर हैदराबाद और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। आज मुखफमजा इंजीनियर कॉलेज में वैक्सीनेशन का मेगा कैंप पुलिस की तरफ से रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट लोग समझते हैं खाली डंडा बताती है, डंडा नहीं बताती, मोहब्बत भी करती है, प्यार भी करती है, आपकी हिफाजत भी करती है। आज यहाँ पर तकरीबन हैदराबाद के तमाम पुलिस स्टेशनों से सिर्फ गरीब लोगों को लाया गया जिसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, माशी हालत बहुत ख़राब है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सर्वे किया गया, बाज़ाब्ता उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, आज यहाँ लाकर उन्हें वैक्सीन दिया गया। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, हमारी गवर्नमेंट के लिए खुशी की बात है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और ख़ासतौर से हमारे कमिश्नर साहब उनकी टीम की तरफ से हैदराबाद में वैक्सीन दिया जा रहा है। यकीनन इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल, उसकी लोगों की हिफाजत के लिए आज वैक्सीन दिलवा रही है। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सीपी साहब को, जो रिकॉर्ड मिला उसके बारे में डेफिनेट 100% उनको जो भी अवार्ड मिला है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत डायनेमिक सीपी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों में बहुत मकबूल है, उनकी पूरी टीम हम मकबूल है, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। सारे अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में अहम मकामात और अहम दीगर प्लेसेस पे आवाम के लिए बायो मोबाइल टॉयलेट बसेस का मेयर विजय लक्ष्मी ने इफ्तिताह किया। जो बसेस इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही हैं, ऐसे बसेस को मोबाइल टॉयलेट में तब्दील किया गया है। इसमें मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा टॉयलेट्स कायम किए गए हैं। पहली बार ज़रख़ों को सहूलत फराहम की गई है। अब तक शहर में 30 मोबाइल टॉयलेट्स आवाम के लिए दस्तियाब हैं। खैरताबाद के लिए मंजूर किए गए मजीद 5 मोबाइल टॉयलेट्स बसों का आज आगाज़ किया गया। नेकलेस रोड पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में मेयर ने उन बसों को झंडी दिखाई। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि पुरहजूम इलाकों, जल्द से आम होने वाले इलाकों में ये मोबाइल टॉयलेट बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज बैडमिंटन खिलाड़ी साई परिनीत के एजाज़ में मुनक्किद की गई तकरीब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर साई परिनीत के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया। टीआरएस की हुकूमत में खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। साई वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुल्क और तेलंगाना का नाम रोशन करने वाले और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ का इनाम देने का वादा किया है। इंडिया से सिंगल बैडमिंटन
साई प्रणीत लड़ने के लिए जा रहे, खेलने के लिए जा रहे। हम बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, डिसिप्लिन से खेलने वाला है। हम लोग बहुत भरोसा है। इंडिया से सिंगल में गए सोन सानिया मिर्जा दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस से इंडिया को मेडल लाता बोल के हम लोग सोचते। हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद हर एक कॉन्सेंस में एक स्टेडियम बनाना बोल के सोच रहे। ऑलरेडी 31 स्टेडियम्स कंप्लीट हो गया और 33 स्टेडियम्स प्रोग्रेस है और आगे करने का है। हम गवर्नमेंट आने के बाद कोई अच्छा खेले तो इंटरनेशनल नेशनल उन लोगों का अच्छा फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना बोल के हम लोग जो इशू करे। इससे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आए तो उन लोगों को 25 लाख था। हम गवर्नमेंट आने के बाद हम 2 करोड़ करें और ब्रांज और रजत और कांस्य उन लोगों भी 16 लाख थे, वो 1 करोड़ करे। 10 लाख थे, 50 लाख करे। एम्प्लॉयमेंट में भी 2% रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन में 0.5% रिजर्वेशन भी दिया और आगे दिन में अच्छा करने का है। अच्छा क्रीड़ा पॉलिसी भी ला रहे। हमारा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर KTR साहब भी वो अच्छा एक अकाडमी की एक देना बोल के उन लोग सोच रहे। जल्दी का जल्दी हम लोग भी वो क्रीड़ा का पॉलिसी के लिए सब कमेटी भी डाले CM साहब, वो भी हम लोग डिस्कस करके और ये खेलने वालों को नेशनल इंटरनेशनल में कोई अच्छा तेलंगाना नाम लाए तो मेडल्स लाए तो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेके उसका अच्छा सत्कार करना बोल के है। आज हमारे इंडिया तरफ में साई प्रणीत जा रहा। वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तरक्की मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली साबित हो रही है। उन्होंने आज गुंडला पोचमपल्ली बल्दिया में 4 करोड़ की लागत से तामीर करदा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर लेबर ने कहा कि हुकूमत में जारिया साल बजट में रियासत के तमाम बल्दियात और कॉरपोरेशनों में तरक्की देने के लिए 300 करोड़ की रकम मुख्तस की है। गुज़िश्ता 7 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर साल अवामी बहबूद के कामों पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी स्कीमात से हर घर मुस्तफ़ीद हो रहा है। मिशन भागीरथा, रहतु बंधु, शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी और दीगर स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई रियासतें उन स्कीमात की तकलीद करने का मंसूबा रखती हैं। జరుగుతుంది సాధ్యమైంది। ఇవాళ మేడ్చల్ జిల్లాలో పూడూరు రైతు వేదికలో ఈ ప్రాంత రైతులందరి సమక్షంలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకం చేసి రైతు బాంధవుడైన కేసీఆర్ గారికి జేజేలు పలికారు। ఈ రైతు వేదిక దగ్గర పూడూరు రైతు వేదిక దగ్గర మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకం చేస్తున్నాము। ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే కానీ దేశంలో కానీ ఎక్కడ లేని విధంగా మా రైతు సోదరులకు ఇవాళ పెద్ద ఆనందం వచ్చే దినము। ఎందుకంటే వాళ్ళందరి ఖాతాలలో ఈరోజు రైతు బంధు అందరికీ బ్యాంకులో। बीजेपी में शमूलियत के बाद हैदराबाद वापसी पर साबिक वजीर ईटला राजेंद्र का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ईटला राजेंद्र, जिनको अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जाम पर तेलंगाना की काबीना से बरतरफ कर दिया गया था, उन्होंने अपने हल्के असम्बली हुजूराबाद से इस्तीफा दे दिया था और कल उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरान की मौजूदगी में जाफरानी जमात में शमूलियत अख्तियार की। आज वो दिल्ली से हैदराबाद वापस हुए, जहां शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनके हामियों और बीजेपी के रियासती कायदीन और कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। ईटला राजेंद्र और बीजेपी के दीगर कायदीन को शाल उड़ाई गई और उनको तहनीत पेश की गई। साबिक वजीर एयरपोर्ट से सीधे शामीरपेट में वाक़ अपनी क़यामगाह रवाना हो गए।
साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत के बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापसी के दौरान उनके खुसूसी तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए तमाम को परेशान कुन लम्हात गुजारने पड़े। नई दिल्ली के एयरपोर्ट से इस तैयारे के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी खराबी महसूस की गई। उस वक्त तैयारे में ईटला राजेंद्र, उनके हामियों के साथ साथ बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव, साबिक रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी, साबिक जिला परिषद सदरनशीन टी उमा और दीगर कायदीन सवार थे। जराये ने कहा कि इस तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस करने के फौरी बाद पायलट ने इस बात की इतला एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी और तैयारे को नीचे उतार दिया। इस तैयारे में जुमला 184 अफराद सवार थे। बीजेपी में शमूलियत पर साबिक रियासती वजीर ईटला राजेंद्र पर तेलंगाना के साबिक नायब वजीर आला व हुक्मरान जमात टीआरएस के सीनियर लीडर कडियम श्रीहरि ने शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ईटला राजेंद्र ने अपनी अराजियात को बचाने के मकसद से ही जाफरानी जमात में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने राजेंद्र के बाएं बाजू के नजरियात पर सवाल उठाया, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर की गैर मौजूदगी में मरकजी वजीर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत पर कई सवाल उठाए। उन्होंने इस्तिफसार करते हुए कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना को क्या दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों की ग़िज़ाई आदत को निशाना बनाया। कडियम श्रीहरि ने अपने साबिक रफीक से पूछा कि उनके अंदर मौजूद कम्युनिस्ट क्या मुर्दा हो गया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ राजेंद्र की जानिब से इस्तेमाल करदा जबान पर भी उन्होंने सवाल उठाए और उसको गलत करार दिया। మీరు ఏ మార్గాన పోవాలనుకుంటున్నారు? మీరు నిజంగా పార్టీతోని బర్తరఫ్ కాకముందే డిఫర్ అయ్యి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా మీరు ఉన్నా కూడా ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించేవారేమో, అందరి సానుభూతి మీకు ఉండేదేమో. కానీ మీరు చేసిన నిర్వాహకం ఏంటి? బర్తరఫ్ అయ్యేంత వరకు ఆగి, ఒకవేళ బర్తరఫ్ కాకుంటే అట్లనే కంటిన్యూ అయ్యేదామని ఆలోచన చేసి బర్తరఫ్ అయిన తర్వాత एमएलए टीआरएस पार्टी ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत पर अपने रद्द-ए-अमल का जाहिर करते हुए कहा कि टीआरएस छोड़ने वाले हर कायद गुमनामी में चले गए हैं। बहुत जल्द राजेंद्र का भी शुमार उन कायदीन में होगा। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर और रुकने काउंसिल एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में राजेंद्र के साथ बीजेपी का जो रवैया था उससे रियासत के अवाम को काफ़ी ताज्जुब हुआ। राजेंद्र की लड़ाई इज्जत नफ्स की नहीं बल्कि अपने असासों को बचाने की लड़ाई है। टीआरएस कायदीन ने कहा कि पार्टी में सबसे ज़्यादा इज्जत और ओहदे राजेंद्र को मिले थे। उन्होंने साबिक वजीर के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्टी कायदीन को मुलाकात का वक्त नहीं देते। उन कायदीन ने कहा कि किसी भी मसले पर चीफ मिनिस्टर से रुजू होने वाले हर कायद की केसीआर काफ़ी इज्जत करते हैं और उनके साथ लंच किए बगैर नहीं रहते। మా నియోజకవర్గ సమస్యల గురించి చర్చించడానికి పోయి ఒక పత్రాన్ని ఇస్తే దాన్ని చూసి మనం కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు చర్చిద్దామని చెప్పి అనేక సందర్భాలలో వారితో పాటు మేము భోజనం చేసి మా నియోజకవర్గ సమస్యలన్నీ కూడా చర్చించుకున్న సందర్భాలు సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. ఒకవేళ వారి నియంత అయితే మాతోనే ఎందుకు కలిసి భోజనం చేస్తారు? ఒక సామాన్యునితోనే ఎందుకు కలిసి భోజనం చేస్తారు? ఈరోజు कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा है कि केसीआर सोने की थाली में तेलंगाना के अराजियात को देने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जियो नंबर 13 जारी किया है, इसको फौरी मनसूख किया जाए। तेलंगाना अब एक मखरूज रियासत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हरीश राव के बयान पर तबसरा करना नामुनासिब है, क्योंकि अगर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की अराजियात को फरोख्त करने की मुखालिफत नहीं की जाती तो आज यह रहती। जो सरकार सोच रही है ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। जब तेलंगाना के लिए पूछे, तेलंगाना सेपरेट राष्ट्र के लिए पूछे, सेपरेट राष्ट्र के लिए एजिटेशन करे, सेपरेट राष्ट्र हमारे लीडर साहिबा ने सोनिया गांधी जो दिए
उसके पीछे एक ही स्पिरिट है, एक ही मतलब है। जिन तेलंगाना के प्रॉपर्टीज जो है ये आम आदमी लोगों का है, उन लोगों को ही होना चाहिए किसी और को। ये भी जो वो स्पिरिट को इन लोग ब्रेक कर रहे हैं, इन लोग उल्टा तरफ से ले जा रहे हैं। जो जमीनों को बेच के, खासकर हैदराबाद रंगारेड्डी जो सरकार का जमीना है, वो जमीनें के बेचने के लिए ऑक्शन लगाए। ये हैदराबाद रंगारेड्डी और बाकी जिलों को जो जमीन सरकार का है, वो सरकार ये तेलंगाना आम जनता का है, आम जनता का प्रॉपर्टी है। ये बेचने के लिए ये पूरे आवाम जो जितने जने हैं ये तेलंगाना राष्ट्र में, उन लोगों का खिलाफ जारी है ये जीवों को वो बेच। साबिक वजीर व तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके ख़ानदान के अफराद रियासत के वसाइल लूट रहे हैं। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने टीआरएस हुकूमत के सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने के फैसले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत सरकारी अराजियात फ़रोख्त करते हुए 20,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और अब उसके पास इसका इंस्टॉलमेंट और सूद अदा करने के पैसे तक नहीं है। इसीलिए केसीआर अब सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अराजियात फ़रोख्त कर दी जाती हैं तो मुस्तकबिल में सरकारी अस्पताल या तालीमी इदारे या कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़मीन मौजूद नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासत माशी बदहाली का शिकार है, दूसरी जानिब केसीआर ये झूठे दावे करते हैं कि तेलंगाना मुल्क की अमीर तरीन रियासत है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा है कि आवाम के असासों की हुकूमत सिर्फ ट्रस्टी है, मालिक नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो असासों का तहफ़्फ़ुज़ करे। सरकारी अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें फ़रोख्त करने का जवाज़ मुनासिब नहीं है। यह हुकूमत के दिवालियापन की निशानी है। फ़रोख्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। केसीआर साहब, जनाब, आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री के नाते ट्रस्टी है ये लैंड्स का और एसेट्स का। आप ओनर नहीं होते हैं, मगर आप ओनर जैसा जो आने वाले पीढ़ियों का जो हक बनता है वो जमीनों पे, वो हक को छीनते हुए जो है सो आप जो है सो जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। हम याद दिलाना चाहते हैं आपको कि आप ट्रस्टी है, ओनर नहीं है। कहां गए पैसे? क्यों फाइनेंशियली तेलंगाना बैंकरप्ट बन गए हैं? इसके ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। पिछले 7 साल में 2 लाख करोड़ रुपए हर साल अगर हिसाब लगाए तो 14 लाख करोड़ रुपए, उसके साथ में और 4 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा लाए हैं, किसके जेब में गया ये 18 लाख करोड़ रुपए? क्यों आज तेलंगाना फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए हैं? अगर जमीन बेचते ही बेचे तो ही पेंशन दे सकते, ये नौबत क्यों आ गया? इसका जिम्मेदार कौन है? ये 18 लाख करोड़ रुपए कहां गए? इसके ऊपर चर्चा होनी है। कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लाने के लिए। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरकारी अराजियात को फरोख्त करके ऐश व तय्युश पर खर्च कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को दौलतमंद रियासत बताते हैं, उन दावों का अब क्या हुआ?
रियासती हुकूमत माशी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है, उसका दिवालिया निकल चुका है। उन्होंने कहा कि हर रोज़ कोई ना कोई इदारा कर्ज ले रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1556 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत भर में इस मौजी मर्ज से अब तक मुतासर होने वालों की तादाद 6,06,436 तक पहुंच गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14 अमवात हुई। इस तरह अब तक रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,510 हो गई है। हैदराबाद के बच्चों के मशहूर सरकारी नीलोफर हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने सरकारी अहकाम जियो 60 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस जियो के खिलाफ उन वर्कर्स ने अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर इस जियो को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि उनकी मुलाजिमत के सिलसिले में क़ब्ल जारी करदा जियो 4271 पर अमल किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर इस अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मुतालबात पर वो गुज़िश्ता 4 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, ताहम हुकूमत उनके एहतजाज को नज़रअंदाज कर रही है। अस्पताल के लैब टेक्नीशियंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी और दीगर ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए नारेबाजी की। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस जियो से उनसे शदीद नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने एक हफ्ता पहले ही पे रिवीजन कमीशन के सिलसिले में ये जियो जारी किया था। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस जियो में उनसे इंसाफ नहीं किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के सीतारामपट्टनम बिजली के सब स्टेशन में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। आज सुबह अचानक ही सब स्टेशन में बड़े पैमाने पर कसीब धुएं के साथ आग के शोले भड़क उठे, जिसकी इतला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। ओहदेदार आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब स्टेशन में 400 लीटर ऑयल होने की वजह से आग तेजी के साथ काफ़ी बुलंद हो गई। विश्व हिंदू परिषद तेलंगाना यूनिट के सदर रामाराजू और रियासती सेक्रेटरी भंडारी रमेश और दूसरों ने राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ रकमी तगल्लुब के इल्जाम की शदीद मजम्मत की। वीएचपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन कायदीन ने कहा कि ट्रस्ट के खिलाफ और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी संबत राय के खिलाफ चंद मफाद परस्त कायदीन गैर गलत इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ अराजी को हासिल करने की ट्रस्ट ने कोशिश की थी। उसी कोशिश के तहत उस अराजी के मालिक के पाठक और उनसे अराजी खरीदने के लिए माहिदा करने वाले सुल्तान अंसारी से भी रब्त पैदा किया गया। साबिक़ में इस अराजी की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन आज उसकी मार्केट की कीमत 18 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई है। गलवान में शहीद हुए हिंदुस्तानी जवानों की शहादत को आज 1 साल मुकम्मिल हो चुका है। उन शहीदों में कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक सूर्यापेट से है। आज उनकी पहली शहादत की पहली बरसी के मौके पर सूर्यापेट में उनके एक मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने शिरकत की। साथ ही रियासती वजीर जगदीश रेड्डी भी मौजूद थे। कर्नल संतोष बाबू कमांडिंग 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये उन 20 हिंदुस्तानी फौजियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शहादत पेश करते हुए मुल्क की हिफाजत की थी। रियासती हुकूमत ने कर्नल संतोष बाबू के ख़ानदान को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। साथ ही उनकी अहलिया को ग्रुप 1 की नौकरी भी दी थी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।